आज ई टैब्स की बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन का थर्ड सेशन है और इस सेशन में हम जो रिज़ल्ट्स हैं एनालिसिस रन करना और फिर उसके बाद रिज़ल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना या सॉफ्टवेयर के अंदर ही विजुलाइज करना, इसकी कुछ ऑप्शंस वगैरह देखेंगे और बेसिक स्टैटिक एनालिसिस पे ही फ़िलहाल फोकस करेंगे। बट आई थिंक इसी में आपको मैं एक्सटेंड करके आज अगर आपने कोई डायनामिक फोर्स अप्लाई करनी है स्ट्रक्चर पे तो वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उसका लोड केस कैसे बनाएंगे और फिर उसको रन कैसे करेंगे, ये भी डिस्कस कर लेंगे इसी सेशन में। सो लास्ट 2 सेशंस में हमने ये देखा कि ज्योमेट्री कैसे क्रिएट की जाती है और फिर मटेरियल क्रॉस सेक्शन और मेंबर्स की डेफिनेशन। फिर उसके बाद लास्ट सेशन में हमने लोड्स के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने देखा था कि डिफ़ाइन के मेन्यू में अगर मैं लेट से कोई टेम्पलेट मॉडल ओपन कर लेता हूँ और उसी को बल्कि रन करके आपको रिज़ल्ट्स वगैरह भी दिखाता हूँ। सो न्यू मॉडल में जाके मैं कोई टेम्पलेट जो अवेलेबल है पहले से वो मॉडल ओपन कर लेता हूँ। सो डिफ़ॉल्ट यूनिट्स के साथ लेट से चलते हैं और मैं इसमें ये फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चर जो है ये मैं टेम्पलेट बस ओपन कर लेता हूँ। सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेट से रखते हैं और ओके करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो ये एक फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चर जो पहले से ही अवेलेबल था डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ वो मैंने ओपन कर लिया। सो इस स्ट्रक्चर में अब मैं बाकी ऑप्शंस भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो मैं देखता हूँ कि डिफ़ाइन में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि लोड पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी लोड के लिए पहले पैटर्न बनाना है, फिर वो लोड अप्लाई करना है और उस एप्लीकेशन के दौरान आपने वो पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है। तो यानी वो लोड की वैल्यू उस पैटर्न में चली गई। लाइव लोड हो सकता है, सुपर इम्पोज डेड लोड हो सकता है। सो पहले से 2 पैटर्न जो हैं वो ऑलरेडी डेड और लाइव के वो बने होते हैं। डेड में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेल्फ वेट इंक्लूड हुआ होता है। लाइव लोड में सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं है और ये आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह सुपर इम्पोज डेड लोड, पार्टीशन लोड, ये सब आपको खुद से अप्लाई करने पड़ते हैं। सो पैटर्न्स में आप लोड की वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर। उसके बाद आप उन पैटर्न्स को लोड केसेस में कॉल करते हैं और आप हर पैटर्न का अलग से लोड केस भी बना सकते हैं जो खुद ही डिफ़ॉल्ट में बन जाता है और आप मुख्तलिफ पैटर्न्स को एक ही केस में कंबाइन भी कर सकते हैं। एनालिसिस जो रन होता है वो केसेस के लिए होता है, ठीक है। जितने केसेस आप बनाएंगे उतने केसेस के लिए एनालिसिस रन किया जा सकेगा और बाद में डिफरेंट केसेस के रिज़ल्ट्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंबाइन करके डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो काम आप लोड कॉम्बिनेशंस के ऑप्शन में कर सकते हैं। तो अभी इस स्ट्रक्चर में 2 ही लोड पैटर्न्स डिफ़ॉल्ट में बने हुए हैं और फिर उन्हीं के 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लोड केसेस होंगे वो भी बने होंगे। तो ये देखें, डेड का एक केस है लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, लाइव का एक केस है। डेड में अगर जाएंगे तो डेड लोड का पैटर्न सेलेक्ट हुआ होगा, लाइव में जाएंगे तो लाइव का पैटर्न सेलेक्ट हुआ होगा। अगर आप चाहें तो डेड और लाइव को इकट्ठे ग्रेविटी के नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं लेट से ऐड न्यू केस करता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ ग्रेविटी और उसमें मैं डेड और लाइव दोनों को ऐड कर लेता हूँ, डेड भी और लाइव भी। सो इसमें आपने लोड टाइप जो है वो लोड पैटर्न सेलेक्ट करना है, एक्सेलरेशन सेलेक्ट नहीं करना। एक्सेलरेशन साइज़मिक एनालिसिस के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आपने पी डेल्टा ऑप्शंस भी सिलेक्ट करनी है। अब अभी जो डिफ़ॉल्ट में पी डेल्टा ऑप्शंस हैं वो नन पे ऑप्शन पे सिलेक्ट हुआ है। ये देखें, ये ग्रेविटी लोड आ गया है इस लिस्ट में। सो हमने ये पी डेल्टा ऑप्शंस यहाँ डिफ़ाइन में ये डिस्कस की थी लास्ट टाइम, मैथ सोर्स डिस्कस किया था। इसके अलावा वो 1-2 और चीज़ें भी हैं। सो समरी ये हुई कि आपने लोड पैटर्न्स में लोड लगा दिया और लाइव और लोड केसेस में आपने उनको पैटर्न्स को कॉल कर लिया। कॉम्बिनेशंस अगर बाद में आप डिज़ाइन के लिए भी वैल्यूज़ सॉफ्टवेयर से ही पिक करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक डिज़ाइन रन करना चाहते हैं इस
प्रोग्राम के अंदर ही, तो फिर आपको कॉम्बिनेशंस भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल के लिए हम 1.2 डेड और 1.6 लाइव भी इसमें डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो मैं डेड लोड जो पहले से ही ऐड हुआ हुआ है कॉम्बिनेशन 1 के नाम से एक कॉम्बिनेशन है, इसको मैं लेट्स से इसका नाम ही 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव कर देता हूँ। और इसमें डेड पहले से ऐड हुआ हुआ है 1.2 उसका फैक्टर है, फिर लाइव को भी ऐड कर दें इसी में और उसका फैक्टर 1.6 कर दें। सो प्रोग्राम अब आपको ना सिर्फ हर केस का रिज़ल्ट दिखाएगा बल्कि इस कॉम्बिनेशन में रिज़ल्ट्स को, डेड और लाइव के रिज़ल्ट्स को कंबाइन करके भी एक रिज़ल्ट आप देख सकेंगे इस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करके एनालिसिस के बाद। और कॉम्बिनेशन टाइप कई हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लीनियर ऐड करेंगे, यानी सिंपली जमा कर दें आप रिज़ल्ट्स को, लेकिन इसके अलावा भी कॉम्बिनेशंस के मुख्तलिफ तरीके हैं। सो ये एक लोड कॉम्बिनेशन भी हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब लेट्स से कोई लाइव लोड भी लगा देते हैं, लाइव लोड के पैटर्न में जो अभी नहीं लगा हुआ। सो मैं यूँ करता हूँ कि ये पूरी स्लैब को सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर असाइन शेल लोड्स में जाके यूनिफॉर्म के ऑप्शन के अंदर लाइव लोड पैटर्न में ये वैल्यू लेट्स से 10 पाउंड पर स्क्वायर फिट जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, ग्रेविटी की डायरेक्शन में अप्लाई कर देता हूँ। सो यूँ आप लाइव लोड, और फिर इसी तरह मैंने पॉइंट लोड ऐड करना भी आपको बताया था लास्ट टाइम। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसी बीम के ऊपर लगाना है, पार्टीशंस का लोड लेट से। सो आप हर पैटर्न बना के उसके अंदर लोड लगा सकते हैं, सुपर इम्पोज डेड लोड लगा सकते हैं, एरिया लोड। सो एरिया लोड, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये सब आप स्टैटिक लोड अप्लाई कर सकते हैं। अब बिफोर रनिंग एनालिसिस वाले ऑप्शन में जाने से पहले एक और ऑप्शन देख लें। अगर आपने डायनामिक लोड अप्लाई करना हो, यानी ऐसी लोड की वैल्यू है जो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, जैसे हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स पे डिफरेंट किस्म के डायनामिक लोड अप्लाई करना देखे थे, हार्मोनिक लोड, इम्पल्स लोड, पीरियोडिक लोड, फिर बिल्कुल रैंडम डायनामिक लोड। सो ये सारे लोड्स भी आप किसी एक पॉइंट के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस ई टैब्स के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए जो ऑप्शन आप यूज़ करेंगे वो ये फंक्शंस की ऑप्शन होगी। यानी आपने जो भी लोड अप्लाई करना है, लेट से एक साइनोसाइडल लोड अप्लाई करना है, तो उसका साइन फंक्शन पहले आप डिफ़ाइन करेंगे फंक्शंस के खाने में जाके, और फिर वो फंक्शन या वो टाइम वेरिएशन जो आप डिफ़ाइन करेंगे वो किसी लोड की वैल्यू को आप असाइन कर देंगे। आप कहेंगे कि ये लोड की वैल्यू है जिसको कांस्टेंट ना एज्यूम किया जाए बल्कि इसको वेरिएबल एज्यूम किया जाए इन टाइम डोमेन, और वो जो वेरिएशन है वो आप पहले डिफ़ाइन करेंगे फंक्शंस और टाइम हिस्ट्री के ऑप्शन में जाके। सो लेट से अभी इस सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ऐसे एज्यूम करते हैं कि हमारे किसी एक नोड के ऊपर पॉइंट लोड लगा हुआ है और वो साइनोसाइडल पॉइंट लोड है, ठीक है। लेट से मैं इस जॉइंट के ऊपर, ये जो 3D व्यू में अगर मैं जूम इन करूं तो ये जो एक्सट्रीम कोना है, लेट से इस कोने पर मैं लेटरल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में एक साइनोसाइडल फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ जिसका ओमेगा बार मुझे पता है, यानी अप्लाइड लोडिंग की फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, एम्पलीट्यूड भी लेट से पता है, लेट से 10 किप मैक्सिमम है, पी नॉट जो है वो 10 किप है और ये 10 किप जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है विद साइन वेरिएशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है लेट से। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो एक पैटर्न डिफ़ाइन करूँगा जिसके अंदर फिर मैं ये डायनामिक लोडिंग अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले तो लोड पैटर्न में जाएं और एक नया पैटर्न डिफ़ाइन करा लें जिसको अदर की कैटेगरी में रख दें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अपना डिफ़ाइन पैटर्न होगा, साइनोसाइडल वेरिएशन होगी। सो लिहाजा ये कोई एज सच इन कैटेगरीज़ में नहीं आता जो कि पहले से डिफ़ाइन हुई हुई हैं। तो अदर में जाके मैं लेट से कह देता हूँ साइन पैटर्न, ठीक है, यानी जो मैं साइनोसाइडल लोडिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ जिस पॉइंट के ऊपर,
वो इस पैटर्न में डाली जाएगी। ठीक है, सो ये क्या है कि मैं इसको ऐड न्यू लोड करता हूँ और ये नीचे एक नया पैटर्न ऐड हो गया विद सेल्फ वेट मल्टीप्लायर इक्वल टू 0। सो अब मैं जब ओके करूँगा और जब वो डायनामिक लोड अप्लाई करना चाहूँगा तो लिस्ट में से मैं साइन पैटर्न को सेलेक्ट करूँगा ताकि ये लोड उस पैटर्न में चला जाए और फिर ये पैटर्न में एक लोड केस बना के उसमें कॉल कर लूँगा। बल्कि डिफ़ॉल्ट में अभी जैसे ही मैंने पैटर्न बनाया उसका एक लोड केस खुद ही बन गया होगा डिफाइन लोड केसेस में, अगर आप देखें तो। सो ये देखिए खुद ही एक साइन पैटर्न के नाम से उसी नाम से एक लोड केस भी बन गया। ठीक है, लेकिन अभी इसको बाद में मॉडिफाई करेंगे बिकॉज ये अब लीनियर स्टैटिक नहीं है, ये लीनियर डायनामिक लोडिंग हो जाएगी जब हम इसके अंदर एक डायनामिक लोडिंग डाल देंगे। सो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम वो वेरिएशन लेट से एक पॉइंट लोड इस नुक्ते पे लगाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और उसको साइन वेरिएशन असाइन करनी है। तो सबसे पहले वो टाइम वेरिएशन जो है फंक्शंस में जाके डिफाइन फंक्शंस में टाइम हिस्ट्री के ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइम हिस्ट्रीज यानी डिफरेंट फंक्शंस टाइम के विद रिस्पेक्ट वो डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ टेम्पलेट फंक्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो इनमें से किसी को मॉडिफाई कर लें। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई फंक्शन देना है जो इन कैटेगरीज में नहीं आता तो आप फ्रॉम फाइल की ऑप्शन दे के ऐड न्यू फंक्शन करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि आपने किस फाइल को इंपोर्ट करना है। उस फाइल में वो जो भी फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी वो टाइम के विद रिस्पेक्ट प्रोग्राम यहाँ प्लॉट कर लेगा। सो मोस्टली जब आपकी बिल्कुल रैंडम लोडिंग होती है या अर्थक्वेक के अगेंस्ट एनालिसिस आपने करना होता है ग्राउंड मोशन के अगेंस्ट, तो फिर आप ये फ्रॉम फाइल की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें आपका जो अर्थक्वेक का डेटा होता है यानी ग्राउंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम वो एक फाइल में सेव होता है जो आप पास्ट अर्थक्वेक के लिए डाउनलोड कर लेते हैं, पास्ट अर्थक्वेक्स का रिकॉर्डेड डेटा, और फिर वो फाइल आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं तो प्रोग्राम आपको वो वेरिएशन दिखा देता है। फिर आप लोड केस बनाते हैं और कहते हैं कि ग्राउंड की एक्सेलरेशन को ये वेरिएशन असाइन कर दी जाए। लोड टाइप को एक्सेलरेशन आप जब वहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अभी हम एक सिंपल किस्म का साइनोसाइडल डायनामिक लोड लगा रहे हैं, ग्राउंड एक्सेलरेशन नहीं लगा रहे। और साइनोसाइडल लोडिंग या साइनोसाइडल वेरिएशन को प्लॉट करने के लिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले से यहाँ पर साइन का फंक्शन अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर ऐड न्यू फंक्शन करता हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास ये साइन फंक्शन वैल्यूज़ के साथ अवेलेबल है जिसके कंट्रोलिंग पैरामीटर्स को मैं यहाँ ट्यून कर सकता हूँ, उस हिसाब से ये मॉडिफाई हो जाएगा और ये जो वैल्यूज़ हैं डेटा पॉइंट्स हैं ये मॉडिफाई हो जाएंगे। सो इसका टाइम पीरियड यानी ये जो साइन फंक्शन है ये अपना एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करे वो डिफ़ॉल्ट में 1 सेकेंड है। लेट से मैं इसको 0.5 सेकेंड कर देता हूँ तो ये फंक्शन खुद ही उसके मुताबिक मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये अब देखें 0.5 सेकेंड में एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है। नंबर ऑफ़ स्टेप्स पर साइकिल यानी एक साइकिल में ये जो बीच में डेटा पॉइंट्स लेने हैं क्योंकि ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बेस पे ये प्रोग्राम चलेगा। सो ये जो भी लोडिंग हम देंगे ये उसको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेगा और उसके लिए आपको पता है कि बीच में हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर पॉइंट यानी अप्लाइड लोडिंग की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, टी का कॉलम और फिर पी ऑफ टी का कॉलम। तो ये टी का कॉलम है, ये पी ऑफ टी का कॉलम है और वो कह रहे हैं कि एक साइकिल में कितने डेटा पॉइंट्स आपने लेने हैं। बेसिकली ये डेल्टा टी का एक इंडिकेटर है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं एक साइकिल में 50 पॉइंट लो तो प्रोग्राम खुद ही ये देखें कि फंक्शन थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो गया और अब ये बहुत छोटा डेल्टा टी हो गया, 0.01 सेकेंड का डेल्टा टी हो गया। नंबर ऑफ़ साइकिल्स अभी 5 साइकिल शो हो रहे हैं और इसी ड्यूरेशन के लिए एनालिसिस होगा अगर आप करेंगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ 50 साइकिल और क्लिक करता हूँ कहीं पे तो ये खुद ही ये देखें 50 साइकिल्स आ गए हैं अब इस साइन के। 25 सेकंड तक ये जा रहा है बिकॉज एक साइकिल 0.5 सेकंड में। तो जो भी आपका ओमेगा बार है उसको उसके मुताबिक जो इसका ये असल में पीरियड जो ये टी बार है, ठीक है, यानी अप्लाइड लोडिंग का जो है
अप्लाइड लोडिंग का टाइम पीरियड। फिर आखिरी पॉइंट है एम्पलीट्यूड, यानी जो पीक वैल्यू है वो 1 सेलेक्ट हुई हुई है अभी, ठीक है। सो इसका मतलब है ये साइन फंक्शन मैक्सिमम 1 एम्पलीट्यूड तक जा रहा है। तो लेट्स से कि आपने 10 किप की फोर्स लगानी थी, ठीक है। तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहीं पे एम्पलीट्यूड 10 रख दें और फिर 1 किप की फोर्स लगाएं और उसको ये वेरिएशन असाइन कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस एम्पलीट्यूड को 1 ही रहने दें, ठीक है, और जो भी फोर्स लगानी है मसलन 10 किप लगाना है तो 10 किप को हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें और उस 10 किप को ये वेरिएशन असाइन कर दें। तो वो 10 किप असल में पॉजिटिव 10 किप और -10 किप के दरमियान वेरी करेगा टाइम में जब वो इस फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा। इस फंक्शन की अपनी वैल्यू पीक एम्पलीट्यूड को 1 ही रहने दें। सो लिहाजा यूँ मैं ये दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ साइन फंक्शन या सिर्फ साइन। अगर मैं इसको कन्वर्ट टू यूज़र डिफाइन करूँगा तो ये बस इन वैल्यूज़ के साथ जो डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं वो एक तरह के यूज़र डिफाइंड टेबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए ऐसे कि अब ये ऐसे ही है जैसे मैंने ये एक एक पॉइंट खुद से जो है वो इनपुट किया है। मैं इसमें नए पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, किसी पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ और फिर मैं ओके कर दूँ। अगर वो यूज़र डिफाइंड ना भी करें तो भी ओके कर सकते हैं और वो सेव हो जाएगा। सो ये साइन फंक्शन अब सेव हो गया और इसका एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है जो मेरी लोडिंग के मुताबिक मैंने सेट कर दी और इसका पीक एम्पलीट्यूड 1 है। तो फंक्शन जो भी आप चाहें, मुख्तलिफ ऑप्शन इसको ज़रा एक्सप्लोर करें कितनी किस्मों के फंक्शन हैं। और फिर यूज़र पीरियोडिक फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मतलब है कि आप एक साइकिल अपनी मर्ज़ी से 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करके डिफ़ाइन करें और प्रोग्राम खुद ही उसको जितने नंबर ऑफ़ साइकिल्स में आपने रेप्लिकेट करना है वो रेप्लिकेट कर देगा। तो एक साइकिल आप अपनी खुद से देंगे, बाकी प्रोग्राम उसको रिपीट करता जाएगा जितनी दफ़ा आप कहेंगे। तो मतलब इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं और सबसे आखिर में अगर बिल्कुल ही रैंडम है तो फ्रॉम फाइल की ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी अगर नेक्स्ट वीक हमें टाइम मिला साइज़मिक एनालिसिस का, डायनामिक एनालिसिस का अर्थक्वेक के अगेंस्ट, तो उसमें फिर ये फ्रॉम फाइल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो अभी ये साइन फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर दिया, इसको ओके कर देते हैं और अब एक पॉइंट लोड अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये वाला पॉइंट। इसको मैंने सेलेक्ट किया और असाइन, उसी तरह जॉइंट लोड में जाके फोर्स में मैं गया और ये एक नया फॉर्म आ गया। इसमें मैं फोर्स ग्लोबल एक्स डायरेक्शन में 10 किप अप्लाई करता हूँ, 10 किप, और इसको पैटर्न में किस में डाल दिया जाए, साइन पैटर्न में डाल दिया जाए। ऐड टू एग्जिस्टिंग, अभी तो इस पैटर्न में कोई लोड नहीं है तो ऐड करें या रिप्लेस करें एक ही बात है। सो यूँ आप ये बस सिर्फ ये 10 रखें, बाकी 0 कर दें और अप्लाई पे क्लिक करें तो आप ये देखें कि ये 10 किप का लोड अप्लाई हो गया और ओके कर दें। अब अभी ये लोड स्टैटिक लोड ही है साइन पैटर्न के अंदर। अगर मैं अभी डायरेक्टली रन कर दूं और अगर मैं लोड केसेस में जाऊं और अभी देखें कि डिफ़ॉल्ट में जो साइन पैटर्न है वो लीनियर स्टैटिक है। इसको मॉडिफाई अगर मैं करता हूं और देखें इसमें जो लोड पैटर्न सेलेक्ट हुआ हुआ है वो साइन पैटर्न सेलेक्ट हुआ हुआ है और हमने इस साइन पैटर्न के अंदर ये 10 किप फोर्स अप्लाई की है। इसका मतलब है अगर मैं इसको अभी बस इसी हालत में इस केस को रन कर देता हूँ, साइन पैटर्न नामी केस को, तो ये 10 किप तो स्टैटिकली अप्लाई हो जाएगा, अनलेस कि मैं इस लोड केस को, साइन पैटर्न के लोड केस को मॉडिफाई करूं और इसको डायनामिक एनालिसिस का केस बनाऊं और फिर मैं वो जो साइन वेरिएशन डिफाइन की हुई है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, वो इस 10 किप को असाइन करूं। वो कैसे करूंगा कि सबसे पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ, इस एनालिसिस टाइप को, लोड केस टाइप को लीनियर स्टैटिक से टाइम हिस्ट्री में कन्वर्ट करूंगा। टाइम हिस्ट्री का मतलब है डायनामिक एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी उसको कहते हैं, रिस्पॉन्स हिस्ट्री एनालिसिस भी कहते हैं। तो टाइम हिस्ट्री में जब मैंने क्लिक किया तो अब आगे टाइम हिस्ट्री के आगे ये 2-4 ऑप्शंस हैं। बेसिकली लीनियर टाइम हिस्ट्री अभी हम कर रहे हैं बिकॉज हमारा मॉडल लीनियर है, तो लिहाजा 2 ही ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं, लीनियर मॉडल या लीनियर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इनमें डिफरेंस है एनालिसिस का, कैसे एनालिसिस रन होता है, यानी
प्रोग्राम किस प्रिंसिपल के ऊपर रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट करता है, लेकिन अभी इस डिस्कशन को छोड़ते हैं और सिंपल लीनियर डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए आपने ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा हुआ है अपने कोर्स में, बेसिक डायनामिक्स के कोर्स में, लेकिन मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए भी यही मेथड, जो बेसिकली एक फैमिली ऑफ मेथड्स हैं, वो एप्लीकेबल हैं, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की बेस पे चलते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखें लीनियर डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेलेक्ट करके मैं ये बिल्कुल बॉटम पे जाऊँ, टाइम इंटीग्रेशन में इसको मॉडिफाई करूँ, तो देखें वही न्यू मार्क का मेथड जो आपने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए पढ़ा है, वो इस मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए भी ऑप्शन में अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा और भी कई मेथड्स अवेलेबल हैं। डिफ़ॉल्ट में ये एक मेथड सेलेक्ट हुआ होता है जिसको HHT बोलते हैं। सो इसका मतलब है कि कम से कम आप बेसिक आइडिया इसका जानते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की बेस पे फुल डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है mu डॉट डॉट प्लस cu डॉट प्लस ku इज इक्वल टू p ऑफ t, वो इसमें सॉल्व होगी डायरेक्ट इंटीग्रेशन के मेथड से। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो लोड आपने जो लोड पैटर्न इसमें सेलेक्ट किया है इस केस के अंदर, पहले लोड पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, साइन पैटर्न करेंगे। अब साइन पैटर्न को एक फंक्शन भी देंगे। ये फंक्शन वाली ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं थी। जब लीनियर स्टैटिक एनालिसिस था तब ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, ये डायनामिक एनालिसिस के लोड केस टाइप में आ गई है। तो फंक्शन में अब हम साइन फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने डिफाइन किया हुआ, और इस लोड के साथ अगर कुछ स्केल फैक्टर अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, वरना 1 रखेंगे। सो यूँ अब आप जब इसको ओके करेंगे तो अब आपके पास ये जो डायनामिक एनालिसिस का लोड केस है ये डिफाइन हो जाएगा। सो अब ये साइन पैटर्न नाम का जो केस है ये अब डायनामिक एनालिसिस का केस बन जाएगा। बाकी केसेस में f इज इक्वल टू के यू सॉल्व हो रहा होगा, इस केस में एम यू डॉट डॉट प्लस सी यू डॉट प्लस के यू इज इक्वल टू पी ऑफ टी सॉल्व हो रहा होगा। पी ऑफ टी कहाँ से आ रहा होगा? जो हमने ये अभी साइन पैटर्न नाम का केस डिफाइन करवाया, ठीक है, यानी साइन पैटर्न, इसको केस कह देते हैं ताकि हमें केस में और पैटर्न में फ़र्क याद रहे। सो इस केस में जो लोडिंग है वो टाइम डिपेंडेंट लोडिंग है, स्टैटिक लोडिंग नहीं है। अच्छा, अब मैथ तो स्ट्रक्चर बना लेगा, मैथ मैट्रिक्स के भी बना लेगा। मैथ मैट्रिक्स के लिए अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में हमने डिफाइन मैथ सोर्स की ऑप्शन देखी थी। मैथ सोर्स में आप बताते हैं कि प्रोग्राम मैथ मैट्रिक्स बनाने के लिए कौन सी वैल्यूज़ इस्तेमाल करे। तो इसका मतलब है मैथ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के पास अवेलेबल है जब आपने मैथ सोर्स डिफाइन करवाया। वो अगर आप ना भी करवाएं तो जो डिफ़ॉल्ट में चल रहा होता है वो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है, सेल्फ वेट से खुद ही मैथ मैट्रिक्स बन जाती है, अनलेस कि आप उसमें कुछ लोड का भी कुछ हिस्सा ऐड करना चाहें जो कि परमानेंट लोड है, मैथ में कन्वर्ट करके प्रोग्राम उसको लगा देगा। सो एम और के मैट्रिसेस तो स्ट्रक्चर के पास हैं पहले से। सी मैट्रिक्स के लिए आपको इनपुट फर्दर देनी पड़ेगी इसी लोड केस के अंदर, और वो है डैम्पिंग की ऑप्शन, ये वाली। इसमें अगर आप जाएं तो आप, अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाता बिकॉज यहाँ पर 2 किस्म के डैम्पिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। एक को रिले डैम्पिंग बोलते हैं, एक को मोडल डैम्पिंग बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए मेरी ऑलरेडी इस पे कुछ लेक्चर्स भी रिकॉर्ड हुए हैं, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये करूँगा कि जाई जो फैक्टर था, मॉडल जो डैम्पिंग रेशो थी, वो मैं 5% लेट से हर मोड को असाइन कर दूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये इंक्लूड एडिशनल मॉडल डैम्पिंग में आप दोबारा से फिर मॉडिफाई करें और यहाँ पर ये 5% वैल्यू दे दें, कांस्टेंट डैम्पिंग फॉर ऑल मोड्स। जो भी यहाँ नंबर देंगे, अब ये 5% है, इसको 2% 3% भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने अपना जो जाई का नंबर है, डैम्पिंग रेशो, वो यहाँ पे एंटर करनी है। बस ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है प्रोग्राम को सी मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब सी मैट्रिक्स एग्जैक्टली कैसे बनती है, या ये जो 2 डैम्पिंग मॉडल्स मैंने बताए हैं, ये दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, ये सी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, इसके लिए फिर आप डिटेल्ड लेक्चर देख लीजिए डैम्पिंग के बारे में। सो अभी हम सिंपल यहाँ 5% को ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें मॉडल के आगे येस लिखा आ गया, विच मीन्स कि आपने डैम्पिंग रेशो इस देखें 2 मॉडल्स अवेलेबल थे ना, एक मॉडल डैम्पिंग कहलाता है और एक मैस एंड स्टिफनेस प्रोपोर्शनल डैम्पिंग कहलाता है।
जिसको रिले डैम्पिंग भी बोलते हैं। तो अभी हमने रिले डैम्पिंग की ऑप्शन नहीं सिलेक्ट की, हमने मॉडल की सिलेक्ट की है और उसमें हर मोड को हमने 5% ज़ाई दे दिया है। सो ये इंफॉर्मेशन से प्रोग्राम डैम्पिंग मैट्रिक्स बना लेगा। फिर ये दो चीज़ें हैं कि एक तो आपने वो जो साइन फंक्शन डिफाइन करवाया था ना, उसके टाइम स्टेप था और टाइम स्टेप का साइज़ था और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स थे। एक है कि जो आउटपुट जब आप देखना चाहते हैं, यानी आप कोई भी रिस्पॉन्स देखेंगे कि इस साइनोसाइडल लोडिंग के अगेंस्ट लेट से मेरा स्ट्रक्चर डिस्प्लेस कैसे कर रहा है, तो वो जो रिस्पॉन्स आपने देखना है वो कितने टाइम स्टेप्स के ऊपर देखना है और उसका डेल्टा टी कितना होना चाहिए। अब ज़रा इस नंबर को मैं यहीं पे ओके करता हूँ और ओके करके दोबारा से फंक्शन पे जाता हूँ, ये देखने के लिए कि मेरे एक्चुअल फंक्शन के कितने टाइम स्टेप्स थे, उनका डेल्टा टी कितना था। साइन को मैं दोबारा से मॉडिफाई करता हूँ और डेल्टा टी जो है वो 0.01 सेकेंड है और टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो आई थिंक 2.5 सेकेंड तक गया हुआ है ना, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये बन जाते हैं 250 पॉइंट्स। 250 पॉइंट्स बन जाते हैं बेसिकली। अगर आप 250 को 0.01 से करें तो 2.5 आ जाता है। यस, सो अगर मैंने ये पूरी 2.5 सेकेंड की हिस्ट्री के लिए सारी डिस्प्लेसमेंट्स या सारे रिस्पॉन्सेस कैलकुलेट करने हैं तो मुझे 250 स्टेप्स के लिए एनालिसिस रन करना पड़ेगा ताकि ये पूरी हिस्ट्री कवर हो जाए और डेल्टा टी मुझे रखना पड़ेगा 0.01 सेकेंड, ताकि हर स्टेप के ऊपर मेरे पास रिस्पॉन्सेस भी आते जाए। तो ये नंबर यहाँ से देख के आपने किया एस्टिमेट करके दोबारा से लोड केसेस में जाके ये नंबर लोड केस में भी दे देना है। तो 250 स्टेप्स और 0.01 मेरा टाइम स्टेप होना चाहिए। तो ये अगर दो नंबर्स मैं डालूंगा तो अब मेरे पूरे 2.5 सेकंड्स की जो हिस्ट्री है उसके रिस्पॉन्सेज प्रोग्राम कैलकुलेट कर लेगा। तो यानी ये दो नंबर कंपैटिबल होने चाहिए या कवर करने चाहिए पूरी जो आपकी लोडिंग हिस्ट्री है उसको, या अगर साइज्मिक एनालिसिस है तो पूरे अर्थक्वेक के ड्यूरेशन को। सो अब इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, ठीक है। ये पी डेल्टा की ऑप्शन को देख लें, अगर आपने इंक्लूड करवाना है तो यहाँ डिफाइन में जाके पी डेल्टा ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें तो वो ऑप्शन यहाँ पे नन की बजाय वो वाली आ जाएगी। और ये जो नीचे ऑप्शन है ये है कि अगर ये नॉन लीनियर लोड केस होता, वो एक अलग पूरी कहानी है कि नॉन लीनियर मॉडल क्या होता है, नॉन लीनियर एनालिसिस क्या होता है। उसमें आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप किसी एक लोडिंग के एंड पे जो स्ट्रक्चर की कंडीशन है, डिग्रेडेड कंडीशन, उसको इस्तेमाल करके एक नई लोडिंग उस हालत में उस पर आप लगाना चाहते हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन उसके लिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी प्रीवियस एनालिसिस के डिग्रेडेड स्टिफनेस मैट्रिक्स को इस नए लोड केस में एज एन इनपुट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो इंटैक्ट ओरिजिनल के मैट्रिक्स है, और वैसे भी ये लीनियर स्ट्रक्चर है विच मीन्स इसमें ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये के मैट्रिक्स को डिग्रेड करे। ये तो f इज इक्वल टू के यू पर फॉर एवर चलता रहेगा, जितना f लगाएंगे उतना u इससे प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये नॉन लीनियर मॉडल नहीं है, लीनियर मॉडल है, बस इसमें सिर्फ पी डेल्टा सेटिंग्स आप नन की बजाय कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आप मॉडिफाई शो करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको उन पी डेल्टा ऑप्शंस पे ले जाएगा जो आपने यहाँ डिफाइन से सेलेक्ट की होंगी। अगर आप चाहें तो ये बाकी दो ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट कर लें। जाहिर है कि जो आइट्रेटिव ऑप्शन होगी इसमें एनालिसिस टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको इंक्लूड नहीं करते और सिंपल इसको ओके कर देते हैं। सो अब ये पहले तीन केस स्टैटिक हैं, ये डायनामिक हैं सारे लीनियर, ठीक है, यानी अब इसमें स्ट्रक्चर लीनियर इस्तेमाल हो रहा है, और वो अभी नॉन लीनियर जो जैसे मैंने बताया कि वो एक डिटेल्ड अलग से एक पूरी फील्ड है। सो अब हम जाते हैं एनालिसिस पर। ये हमने लोड केस लेट से दो तरह के डिफाइन किए हैं, डेड और लाइव अलग अलग, फिर इनको कंबाइन करके ग्रेविटी के नाम से, फिर एक साइनोसाइडल भी लोड केस बनाया है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ये 10 किप का लोड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये डायनामिक लोड है। ओके कर देंगे। अब जाते हैं एनालाइज वाले ऑप्शन में, लेकिन इससे पहले एक दो छोटी छोटी और चीज़ें भी देख लें। एक तो मैंने आपको ये डिफाइन में डायाफ्राम्स की ऑप्शन नहीं बताई।
ये भी आप देख लें, इसमें इसको असल में कंस्ट्रेंट भी कहते हैं या रिजिड डायाफ्राम कंस्ट्रेंट कहते हैं। वो ये है कि आप हर फ्लोर को अगर देखें तो वो उसके ऊपर जो स्लैब है वो एक्सियल डायरेक्शन में यानी इन प्लेन डायरेक्शन में बहुत रिजिड है। इसी फ्लोर की अगर बात करें तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि इस फ्लोर के अंदर कोई इंटरनल डेफॉर्मेशंस यानी एक्सियल डेफॉर्मेशंस दोनों डायरेक्शंस में हों, इन प्लेन डेफॉर्मेशन जिनको कहते हैं, यानी इनके अपने अंदर कोई स्ट्रेचिंग या अपने अंदर कोई कंप्रेशन इस डायाफ्राम में बहुत कम चांस है कि हो। ज़्यादा आम बिहेवियर क्या है, जो कॉमन बिहेवियर है फ्लोर लेवल का, कि ये पूरा फ्लोर एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेगा। अगर आप इसका 3D व्यू देखें तो आपको, और इसको किसी भी अर्थक्वेक में आप शेक करें एक रियल स्ट्रक्चर को, तो आप देखेंगे कि हर फ्लोर एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह शेक कर रहा होगा। ठीक है, यही वजह है कि कई दफ़ा जो हम मॉडल बनाते हैं ना सिंपल करके, कि पूरे फ्लोर के मैस को सेंटर ऑफ मैस पे लंप कर देते हैं, सिंप्लीफाइड मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, वो बहुत से केसेस में इतनी भी गलत एजम्पशन नहीं होती, बिकॉज वाकई ऐसा हो रहा होता है कि सारा का सारा फ्लोर एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होता है और एक फ्लोर दूसरे फ्लोर के रिलेटिव डिफॉर्म हो रहा होता है, यानी मूव कर रहा होता है। उसके अपने 2 पॉइंट्स अगर ले लें, एक फ्लोर के अपने अंदर के 2 पॉइंट्स, तो वो आपस में एक दूसरे से एक टाइम इंस्टेंट पे करीब या दूर नहीं जा रहे होते, वो इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरा फ्लोर एक रिजिड बॉडी की तरह हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट कर रहा होता है, कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरी डायरेक्शन में, अंडर डायनामिक लोडिंग्स। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक फ्लोर के अंदर हैं, हज़ारों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं, बिकॉज आप छोटे छोटे स्लैब एलिमेंट्स लगा रहे हैं, फिर बीम्स हैं बीच में, वो सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंडेंस करके एक मास्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जोड़ी जा सकती हैं। क्योंकि आपको पता है बिहेवियरली कि ये पूरा फ्लोर एक ख़ास डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में एक वक्त में मूव करेगा, तो जो उसके अपने अंदर की लोकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनको अलग अलग यानी एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना उन सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को जो एक फ्लोर पर हैं उनको एक मास्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्लेव बना दिया जाए। इसको रिजिड डायाफ्राम को या इसी तरह कंस्ट्रेंट्स असाइन करने को स्लेविंग भी बोलते हैं। और कंस्ट्रेंट का मतलब ही ये है कि मैं कुछ नोड्स को किसी एक मास्टर नोड के साथ जोड़ दूं, नथी कर दूं और कहूं कि ये जो मास्टर नोड जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस फ्लोर के सारे नोड्स या इस कंस्ट्रेंट में आने वाले सारे नोड उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एनालिसिस सिग्निफिकेंटली सिंपल हो जाएगा, बिकॉज वो हज़ारों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आपने पहले जिनकी डिस्प्लेसमेंट्स कैलकुलेट करनी थी FEM के एनालिसिस से, अब आपने सिंपली एक नोड को की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है और बाकियों को वही असाइन कर दी जाएंगी कंस्ट्रेंट के मुताबिक जो आपने डिफाइन की होगी। तो एक तरीका, यानी आप कई तरीके से इस कंस्ट्रेंट की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे कॉमन तरीका ये रिजिड डायाफ्राम असाइन करने का है। यानी आप सिंपली ये करें कि हर फ्लोर के सारे नोड्स को सेलेक्ट करें और कहें कि ये एक डायाफ्राम का हिस्सा है, उसको डायाफ्राम के खाने में जाके असाइन कर दें। और यूँ क्या होगा कि प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि ये सारा लेवल जो है इकट्ठा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो एक मास्टर नोड क्रिएट करेगा सेंटर ऑफ मैस पे, और उस मास्टर नोड के साथ स्लेव कर देगा इस लेवल के सारे नोड्स को। तो वो एनालिसिस जो आपका सिग्निफिकेंट टाइम लेता, वो विद इन फ्यू सेकेंड्स में या मिनट्स में, यानी फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा एनालिसिस। सो इसके अलावा भी यानी ये तो एक ऐसा एस्पेक्ट है ना जो एनालिसिस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी एनालिसिस में कुछ फ़र्क पड़ेंगे, वो फिर डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। जब आप रिजिड डायाफ्राम डिफाइन करते हैं तो और भी कई तब्दीलियाँ होती हैं एनालिसिस की डिफरेंट स्टेजेस पे। पहली फॉर एग्जांपल ये होती है कि जो मैस है वो उस मास्टर नोड पे पूरे फ्लोर का मैस प्रोग्राम लंप कर देता है। फिर मैस डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम नहीं करेगा, बल्कि जो मास्टर नोड दरमियान में क्रिएट करेगा हर फ्लोर पे, उस पर उस फ्लोर का सारा मैस लंप कर देगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो तब्दील होती हैं जब आप रिजिड डायाफ्राम असाइन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें डायाफ्राम्स के अंदर 2 ऑप्शन हैं। अगर एक डायाफ्राम D1 मैंने डिफ़ाइन करवाया है, इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ जो पहले से ये बना हुआ है, तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, या ये रिजिड है या सेमी रिजिड है।
सेमी रिजिड यानी फ्लेक्सिबल। तो रिजिड को हम जो है वो अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये एक तरह का हम कंस्ट्रेन कर देंगे सारे नोड्स को इकट्ठा मूव होने के लिए। तो ये जो D1 डायाफ्राम है, जिस भी फ्लोर को ये असाइन होगा वो फ्लोर अब रिजिड बिहेव करेगा, ठीक है, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसमें रिड्यूस हो जाएंगी। सो ये एक काम आप एडिशनली कर सकते हैं। मसलन मैं प्लान व्यू में जाता हूँ लेवल 4 में, ठीक है, जो भी हाईएस्ट लेवल है स्टोरी 4, और ये रिजिड डायाफ्राम दो तरीके से असाइन हो सकता है। या आप जॉइंट्स को, यानी जो इस लेवल पे डिफरेंट जॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट करें, और लेट्स से मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और असाइन जॉइंट वाले खाने में जाके, अब ऑल्दो के मैंने इसमें जब सेलेक्ट किया तो सारे फ्रेम्स भी इस लेवल के ऊपर और शेल एलिमेंट्स भी सारे सेलेक्ट हो गए हैं, बट जब मैं असाइन जॉइंट में चला जाता हूँ तो जो भी चीज़ मैं अप्लाई करूँगा वो सिर्फ जॉइंट्स पे अप्लाई होगी। तो लिहाजा एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखें डायाफ्राम्स की ऑप्शन है, और इसमें फिर मैं इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली है फ्रॉम शेल ऑब्जेक्ट, यानी अगर मैं जॉइंट्स को ये डायाफ्राम असाइन करने के बजाय शेल्स को असाइन कर देता तो उन शेल्स के जितने भी जॉइंट्स होने थे उनको ये खुद ब खुद वो डायाफ्राम मिल जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में फ्रॉम शेल ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इनको, यानी अगर ऐसे नोड्स भी कोई हैं इस लेवल पे जो शेल का हिस्सा नहीं है, शेल एलिमेंट्स का या एरिया एलिमेंट्स का, स्लैब्स का हिस्सा नहीं है, और फिर भी मैं उनको D1 रिजिड डायाफ्राम है जो बैक एंड पे वो असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको D1 सेलेक्ट करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखिए प्रोग्राम ने क्या किया, ये उसका सिंबल है डायाफ्राम असाइन करने का, कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक मास्टर नोड क्रिएट कर दिया जिसके साथ सारे नोड्स को एक तरह का कंस्ट्रेन कर दिया। अब अगर मास्टर नोड किसी एनालिसिस के नतीजे में राइटवर्ड जाएगा, ये सारे नोड्स राइटवर्ड जाएंगे, ये लेफ्टवर्ड जाएगा तो वो सारे नोड्स लेफ्टवर्ड जाएंगे। यही काम मैं शेल ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट करके कर सकता था, यानी असाइन शेल में जाके भी D1 डायाफ्राम दे सकता हूँ। लेट्स से मैं यही सेलेक्ट करता हूँ सारे, अब दोबारा से यही फ्लोर सेलेक्ट किया, असाइन शेल में जाके फिर यहाँ पर भी डायाफ्राम्स की देखें ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पर भी फिर वही आपको बताना है नन है या D1 है। D1 सेलेक्ट करेंगे जो कि बैक एंड पे हमें पता है कि रिजिड की ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई है इसमें, तो अप्लाई करेंगे तो वो उसी तरह रिजिड डायाफ्राम असाइन हो जाएगा। तो आप या शेल ऑब्जेक्ट्स से को कर लें या वहाँ पे जॉइंट्स को कर लें, दोनों का एक ही काम हो जाएगा। और ये काम अगर आप ये काम आपने फिर हर फ्लोर के साथ करना है। एक लेवल नीचे जाऊँगा मैं, ठीक है, स्टोरी 3 पर उसको सेलेक्ट किया, फिर यही D1 असाइन किया। इसी तरह फिर एक लेवल मज़ीद नीचे जाऊँगा, इसको भी D1 असाइन कर देंगे। तो हर फ्लोर को आपने यानी रिजिड डायाफ्राम डिक्लेयर कर दिया। तो ये इससे आपका एनालिसिस टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 3D व्यू कर लें, और अब आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइंस, ये वाली ऑप्शन ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो रिजिड डायाफ्राम का सिंबल आ रहा था वो ख़त्म हो गया। सो एक तो ये रिजिड डायाफ्राम वाली ऑप्शन थी एनालिसिस रन होने से पहले। दूसरा ये असाइन मेन्यू देख लें, ये आपने खुद ये सेलेक्ट बड़ा सिंपल है, यानी आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे बीच में कोई ख़ास क्रॉस सेक्शन की बीम है, आप चाहते हैं वो सारी वैसी बीम सेलेक्ट हो जाएं ताकि कोई चीज़ उन पे लोड असाइन हो सके या कोई और चीज़ असाइन हो सके। तो उसके लिए फिर आप ये सेलेक्ट का सिस्टमैटिक तरीका है चीज़ों को सेलेक्ट करने का, और इसमें सबसे कॉमनली यूज्ड ये प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने खुद डिफ़ाइन करवाई हुई हैं, फ्रेम सेक्शन, स्लैब सेक्शन, वॉल सेक्शन, मटेरियल्स, सो इनके मुताबिक आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि एक ख़ास क्रॉस सेक्शन की सारी बीमें सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं जाऊँगा सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ फ्रेम सेक्शंस, और इसमें मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी क्रॉस सेक्शंस की, और मैं उसको सेलेक्ट करके जब सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो वो वाली सारी बीम्स सेलेक्ट हो जाएंगी। सो अभी मैं ये वाला इसमें, अब आई डोंट नो कि कौन कौन से क्रॉस सेक्शन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी कंक्रीट बीम तो कोई इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा,
वो देखने के लिए कि किसी भी एलिमेंट को क्या क्रॉस सेक्शन या क्या प्रॉपर्टीज़ असाइन हुई हुई हैं, आप किसी एलिमेंट पे राइट क्लिक कर सकते हैं। मसलन मैं ये कॉलम है, या इस व्यू में चले आ जाएं, ये कॉलम है, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसका क्या क्रॉस सेक्शन मटेरियल वगैरह था, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये हाईलाइट हो जाएगा और ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में ज्योमेट्री में तो इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह होंगे, लेंथ वगैरह। असाइनमेंट्स में हर चीज़ होगी जो इसको असाइन हुई हुई है। कुछ चीज़ें आपको क्विकली समझ आ सकती हैं अभी। फॉर एग्जांपल सेक्शन प्रॉपर्टी, कंक्रीट कॉलम के नाम से एक क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी है जो आपने डिफाइन की हुई है, ये इसको असाइन हुई हुई है। इस कंक्रीट कॉलम को जो भी मटेरियल असाइन हुआ होगा वो अब इस कॉलम को भी असाइन हुआ है। प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स और भी कई चीज़ें जो अभी आपको समझ नहीं आएंगी, बट जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो एक कॉलम को असाइन हो सकती हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। ज़्यादातर चीज़ें अभी नन हैं बिकॉज या डिफ़ॉल्ट हैं अभी, क्योंकि आपने कुछ इसमें मॉडिफाई नहीं किया हुआ। फिर इस कॉलम के ऊपर जो लोड है, ठीक है, जो लोड केसेस आपने या लोड अप्लाई किए हुए हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ऑटोमेटिक लोड, ठीक है। डिज़ाइन ऑप्शन इसमें, यानी ये कॉलम कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन के तौर पे ये डिज़ाइन होगा अगर डिज़ाइन रन किया जाए। डिज़ाइन रन जो है वो इस नए डिज़ाइन के मेन्यू में जाके होता है एनालिसिस के बाद, और इसको अलग से रन करना पड़ता है। जब आप सिंपली एनालिसिस रन करेंगे तो सिर्फ डिमांड्स कैलकुलेट होंगी, यानी रिस्पॉन्सेस कैलकुलेट होंगे, SFD, BMD, डिस्प्लेसमेंट्स, हर चीज़। सो अब आ जाते हैं हम एनालाइज वाले मेन्यू पे। और एनालाइज में हम ये जो बस मैं एक मिनिमम सी ऑप्शंस आपको बताऊंगा। सेट लोड केसेस टू रन, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या लोड केसेस हमने बनाए हुए हैं और आप किसको रन करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मॉडल का केस है, इसको लोड केस तो नहीं कहना चाहिए, मॉडल केस कहना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा केस है जो बिल्डिंग के नेचुरल टाइम पीरियड्स और मोड शेप्स कैलकुलेट करके आपको बताता है। इसके अलावा भी मॉडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी आपके जो लेक्चर है कोर्स की प्लेलिस्ट है उसके अंदर, उसमें आप देखें कि मॉडल एनालिसिस क्या होता है और ये मोड शेप्स टाइम पीरियड्स क्या होती हैं और ये प्रोग्राम से कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो डिफ़ॉल्ट में ये पहले से ही एक पहला लोड केस या पहला एनालिसिस केस बना होता है, और इसको अगर आप देखना चाहें तो ये डिफ़ाइन ही में मॉडल केसेस की ऑप्शन है पहले से, और डिफ़ॉल्ट में एक पहला मॉडल का जो केस है ये बना होता है। इसको मॉडिफाई करें तो आपको देखेंगे मॉडल के नाम से केस पहले से बना हुआ है और इसमें 12 नंबर ऑफ मोड्स सेलेक्ट हुए हुए हैं, और भी इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आइगन वैल्यू एनालिसिस जो है आइगन के नाम से जो इसकी टाइप है वो सेलेक्ट हुई हुई है। सो वो डिटेल्ड वीडियो जो मॉडल एनालिसिस के बारे में वो देखें, उसमें आपको ये डिटेल चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आपका ये जो केस है ये पहला केस डिफ़ॉल्ट में रन होने के लिए पहले से मौजूद होता है, और इसके बाद लोड केसेस जो आपने लोडिंग अप्लाई की होती है वो रन होती हैं। तो एनालाइज में सेट लोड केसेस टू रन में जाएंगे तो ये देखें कि ये चार तो आपने बनाए हैं और ये मॉडल पहले से मौजूद है स्टार्टिंग में, और ये जाहिर है कि इसमें कोई लोड अप्लाई नहीं होता। ये स्ट्रक्चर की सिर्फ M and K मैट्रिसेस इस्तेमाल करके आइगन वैल्यू एनालिसिस रन करता है और स्ट्रक्चर की मोड शेप्स और टाइम पीरियड्स आपको बता देता है। ये मोड शेप्स और टाइम पीरियड जो हैं ये स्ट्रक्चर के एक्सपेक्टेड डायनामिक रिस्पॉन्स के बारे में बड़ी की इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही दे देती हैं। यानी लोडिंग अप्लाई होने से पहले इन प्रॉपर्टीज़ को देख के आप बता सकते हैं कि जब लोडिंग डायनामिक लोडिंग आएगी, अर्थक्वेक आएगा, तो स्ट्रक्चर कैसा एक्सपेक्टेडली बिहेव करेगा, अच्छा बिहेव करेगा या अच्छा बिहेव नहीं करेगा। पहले से ही आपको स्ट्रक्चर की हैबिट के बारे में बता देती हैं। सो ये उस वीडियो लेक्चर में डिटेल से देख लीजिएगा। लोडिंग जो अप्लाई आपने की है वो डेड लोड केस है, लाइव केस है, फिर ग्रेविटी का केस है, और एक डायनामिक केस है जो लीनियर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हिस्ट्री का केस है। सो अभी अगर आपने किसी एनालिसिस को रन नहीं करना तो उसको यहाँ से आप रन या डू नॉट रन केस कर सकते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डू नॉट रन हो गया, दोबारा क्लिक किया तो रन हो जाएगा।
तो अगर आप चाहें कि सारों को डू नॉट रन करके सिर्फ एक को रन करें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम ये करते हैं कि इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए क्विकली सबको रन करके देख लेते हैं। सो मैं सबको रन की ऑप्शन करके रन नाउ पे जब क्लिक करूंगा, या यहाँ टॉप के ऊपर ये प्ले का बटन यहाँ भी है जिससे रन होता है। सो जब इस पर क्लिक करूंगा तो एनालिसिस रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 या 2 मिनट में भी लेगा। सो मैं रन नाउ पे अब क्लिक करता हूँ और ये 5 केसेस, जिनमें 3 स्टैटिक एनालिसिस के, 1 डायनामिक एनालिसिस का है और 1 मॉडल का केस है, ये 5 रन हो जाएंगे बारी बारी। सो रन नाउ पे क्लिक करते हैं। सो पहला काम तो प्रोग्राम ये करेगा, बल्कि अभी एक तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा, लेकिन इससे भी पहले मुझे एक और चीज़ याद आ गई है, वो ये है चेक मॉडल की जो ऑप्शन है यहाँ पे एनालाइज में। सबसे पहले चेक मॉडल, यानी अगर मॉडल में कोई डिसकनेक्टेड एलिमेंट्स हैं या कोई 2 नोड्स हैं जो बहुत करीब करीब आपने लगाए हुए हैं, वो शायद आप एक ही नोड लगाना चाहते थे लेकिन सही कनेक्ट नहीं हो सका, 2 नोड अलग अलग लग गए, ये सारी गलतियाँ आपको चेक मॉडल से पता चल जाएंगी। तो ये वो सारी चेक्स हैं जिनको सबको आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और वो फिर ये इन टॉलरेंसेस के अंदर, यानी अगर कोई 2 नोड भी या 2 एलिमेंट्स का जो जॉइंट है वो 0.1 इंच से ज़्यादा करीब है लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो प्रोग्राम आपको वो एरर देगा कि ये मतलब आप शायद इनको जोड़ना चाहते थे लेकिन आपने मतलब जोड़ा नहीं है। तो इसको करके जब आप ओके करेंगे तो एक दफ़ा प्रोग्राम फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बना के देखेगा, रन नहीं करेगा, सिर्फ बना के देखेगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही। ठीक है, और लोड सही ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक से दूसरे पे, कोई कनेक्टिविटी का इशू, कोई ओवरलैप का इशू, एक ही जगह पे 2 एलिमेंट लगा दिए गलती से, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम देख के आपको पहले बताएगा। तो लाजमन रन होने से पहले चेक करके देख लें कोई वार्निंग तो नहीं आ रही। तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो अब देखें यहाँ बॉटम लेफ्ट पे क्रिएटिंग एनालिसिस मॉडल आ रहा है। ठीक है, यानी दूसरे मानों में प्रोग्राम ने जो काम एनालाइज के दौरान करना था वो पहले क्विकली फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बना के देख के आपको बता दिया। तो मॉडल हैज़ बीन चेक, नो वार्निंग मैसेजेस वर जनरेटेड, वरना यहाँ एक पूरी लिस्ट आ जाती, फ़लाँ शेल एलिमेंट से फ़लाँ बीम पे लोड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, आप देखेंगे वहाँ कनेक्टिविटी का मसला होगा या और कोई एरर आ सकते हैं। तो ये रिमूव करने हैं आपने सारे, देख के ज्योमेट्री को करेक्ट करना है एनालाइज करने से पहले। और एनालाइज से पहले आपने देखा भी है कि वो सेव करने का कह रहा था। सो मॉडल को कहीं सेव कर लेते हैं, लेट्स से इसका कोई मैं नाम रख देता हूँ, ठीक है, टेस्ट, और सेव भी कर लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं, और रन के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से प्ले का बटन दबा देता हूँ, तो जो भी वहाँ पे रोल्ड केसेस सेट टू रन हुए हुए हैं वो रन हो जाएंगे। ठीक है, सो पहला काम प्रोग्राम जब रन पे क्लिक किया तो वो ये कर रहा है कि एनालिसिस मॉडल क्रिएट कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल को फाइनाइट एलिमेंट मॉडल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो लोड केसेस लिस्ट डाउन हुए हुए हैं वो रन होंगे, उनकी प्रोग्रेस यहाँ पे आएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है और 4-5 लोड केसेस हैं। हाँ, डायनामिक लोड केस काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है स्टैटिक से, लेकिन फिर भी आई थिंक ये विदिन 1 मिनट ये हो जाना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, और जो अभी केस रन हो रहा है वो शो भी हो रहा है, यहाँ पे साइन वाला केस रन हो रहा है। सो अब ये रन हो गए हैं सारे लोड केस, और डिफ़ॉल्ट में एक डेड लोड केस के अगेंस्ट जो डिफ्लेक्टेड शेप है, ज़ाहिर है ये एग्जैजरेटेड शेप है, इससे आपने ये नहीं लेना कि बिल्डिंग असल में ऐसी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये शेप आपके पास आ गई। अब ऐसे करते हैं कि ये 3D व्यू ख़त्म कर देते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं व्यू को, और डिफरेंट रिजल्ट्स ज़रा विजुलाइज करते हैं। ठीक है, ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये डिफ्लेक्टेड शेप जो शो हो रही है ये एग्जैजरेटेड है। ठीक है, सिर्फ विजुलाइज करने के लिए कि असल में किस तरह स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो रहा है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप किसी नोड पे ले जाएं तो वो आपको बता देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये 6 की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इस पर्टिकुलर नोड पे क्या डेफॉर्मेशन आ रही है, वो ये 6 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। किसी बीच वाले नोड पे ले जाएं तो आप देखेंगे कि जो UZ होगा वो ठीक ठाक बड़ा होगा बाकियों की निस्बत। तो देखें इसमें UZ जो है वो -0.2 इंचज़ है, माइनस मतलब डाउनवर्ड, और 0.2 इंचज़।
जबकि हॉरिजॉन्टल यू एक्स और यू वाई इसमें बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है, बहुत ही कम है। सो डेड लोड के केस में थी ये डिफ्लेक्टेड शेप, लेकिन आप ज़रा सिस्टमेटिकली वन बाय वन सारे रिजल्ट्स देखते हैं। डिस्प्ले वाली ऑप्शन में ये कुछ ऑप्शंस अब अवेलेबल हो गई हैं या लाइव हो गई हैं, ठीक है, पहले ये अवेलेबल नहीं थी। सबसे पहली चीज़ है डिफॉर्म्ड शेप, इसमें जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ ऊपर भी अवेलेबल है, सारी ये वही ऑप्शंस हैं जो डिस्प्ले में है। तो डिफॉर्म शेप यहाँ से इस ऑप्शन पे चले जाएं या यहाँ से चले जाएं। डिफॉर्म शेप में ये पहला जो फॉर्म आ गया आपके पास, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। जो आपने अप्लाइड लोडिंग के केस बनाए थे उनमें से कोई केस सेलेक्ट कर लें, या जो कॉम्बिनेशन बनाए हुए थे उनमें से कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लें, या जो मॉडल केस था उसमें से मोड नंबर सेलेक्ट कर लें अगर आपने उस मोड शेप को देखना है तो लोड अभी मैं सिर्फ मोड पे डिस्कस नहीं करूंगा, इसकी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। मैं केस पे जाता हूं और डेड का तो आप डिफ्लेक्टेड शेप ऑलरेडी देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ यानी शेप के ऊपर कलर कंटूर भी शो हो जाएं तो फिर आप यूं इनको क्लिक करके ड्रॉ कंटूर्स ऑन ऑब्जेक्ट करके अब जो कलर है ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। और ये अब देखें पिंक कलर है -45 इंटू 10⁻⁴, आई थिंक ये -6 है ये या -4 है, ये क्लियरली एंड पे विजिबल नहीं, बट ये e⁻⁻ समथिंग है। यानी पिंक कलर का ये मतलब है, ठीक है। और ये अभी ux डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो हो रही है। चूंकि ये डेड लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो असल में हमें uz देखना चाहिए। तो अब ये देखिए, अब ये ज़्यादा क्लियर है कि जिधर जिधर हम ज़्यादा डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे उस तरह ही वैल्यू हाई है, एंड्स के ऊपर वैल्यू बहुत लो है। तो जो कॉलम्स के ऊपर सपोर्टेड पॉइंट्स थे स्लैब्स के, वो आप देख लें कि उनमें ब्लू कलर है, यानी बहुत कम डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है कंपेयर टू जो बीच में इन स्पैन डिफ्लेक्शन है। आप इस तरह और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट लेट्स से मैं जाता हूँ साइन पैटर्न के केस में। लाइव में भी यही ऑलमोस्ट सेम सूरत हाल होगी, नहीं बल्कि लाइव चूँकि हमने सिर्फ रूफ पे लगाया हुआ था तो देखें उसका इफेक्ट सिर्फ रूफ पे है, नीचे लेवल पे लगाया ही नहीं हमने। ग्रेविटी के केस में दोनों लोड्स को ऐड किया था तो देखिए रूफ के ऊपर डेड और लाइव दोनों लग रहे हैं, लेकिन निचले पे सिर्फ डेड ही लग रहा है, तो वो इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह आप अब साइन पैटर्न के केस में ज़रा देखें। अब इसमें ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, लेकिन चूंकि फोर्स हमने लगाई हुई है इस डायरेक्शन, इस पॉइंट के ऊपर एक्स डायरेक्शन में, तो यू एक्स हमें देखना चाहिए अगर उस लोडिंग के अगेंस्ट है। तो यू एक्स सेलेक्ट करके मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे उस एंड के ऊपर डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, उस पे नंबर हाई है और दूसरे एंड पे नंबर लो है, बिकॉज उसका इफेक्ट इस तरफ ज़्यादा होगा। आप इसको एनिमेट भी करवा सकते हैं, तो ये अनडिफॉर्म्ड और डिफॉर्म्ड पोजीशन के दरमियान में स्ट्रक्चर एनिमेट होगा, ठीक है। मैं स्टार्ट एनिमेशन करता हूँ तो ये देखें अब ये देखें ये डिफॉर्म्ड और अनडिफॉर्म्ड के दरमियान एनिमेट हो रहा है। तो चूंकि लोड उस पॉइंट पे लग रहा था और साइनोसाइडल लग रहा था, ठीक है, तो लेकिन ये तो अभी ये जो अभी है टाइम एट 1 सेकेंड के ऊपर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पहले आपको देखनी चाहिए कि जब आप डायनामिक लोड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आगे आपको चूंकि पता है कि अब ये रिस्पॉन्स का एक नंबर नहीं है, ये डायनामिक लोड है, तो ये पूरी टाइम हिस्ट्री है रिस्पॉन्स की। तो इसमें अगर आप चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर डिफ्लेक्टेड शेप देख लें, या आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पूरी टाइम हिस्ट्री के दौरान क्या वैल्यू रही, मिनिमम क्या रही, या हर स्टेप के ऊपर आप अपनी मर्जी से देखना चाहते हैं टॉगल करके। लेट से मैं देखें ना 0 के ऊपर मैं पहले 0 लिखता हूँ इसकी जगह और अप्लाई करता हूँ, तो ये 0 टाइम के ऊपर, यानी जब लोडिंग बिल्कुल नहीं थी तो ये सूरत हाल थी, 0 डिस्प्लेसमेंट्स थी। ये बल्कि कलर कंटूर भी ख़त्म कर देते हैं। ये बिल्कुल अनडिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर की सूरत हाल थी। जब मैंने कहा 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड या 2 सेकेंड कोई नंबर करूँगा तो ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। देखें रूफ पे लगा था तो रूफ डिफॉर्म हो रहा है।
फिर ये किसी और टाइम इंस्टेंट पे चले जाएं तो डेफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, बिकॉज लोडिंग पुश एंड पुल की तरह है ना। सो अगर मैं चाहूँ कि बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू देखूँ कि पूरे 2.5 सेकेंड में मैक्सिमम क्या सूरत हाल रही है स्ट्रक्चर की डेफॉर्मेशन की, तो वो ये कंडीशन है, ठीक है। मिनिमम देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ, ठीक है, वो भी अप्लाई करूँगा तो ये पुल के दौरान मैक्सिमम यानी मिनिमम का मतलब है कि दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम ये सूरत हाल है, ठीक है। सो और मल्टी स्टेप में है तो मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेप का नंबर दे के स्टार्ट टाइम या एंड टाइम दे के मैं इसकी एनिमेशन भी देख सकता हूँ, ठीक है। सो ये 0 से लेके 2 सेकंड तक 0.1 टाइम इंक्रीमेंट के साथ इसने एक स्ट्रक्चर की डिफ्लेक्टेड शेप की एनिमेशन क्रिएट कर दी है। सो जब मैं इसको स्टार्ट एनिमेशन करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि इस लोडिंग के अगेंस्ट स्ट्रक्चर यूँ वाइब्रेट करेगा। अगर आप देखें तो अभी ये स्ट्रक्चर वाइब्रेट कर रहा है अगेंस्ट साइनोसाइडल लोडिंग अप्लाइड एट दिस पर्टिकुलर टाइम स्टेप। सो ये पूरे 250 स्टेप के दौरान, या असल में 200 स्टेप लेगा बिकॉज 2 सेकेंड रखा हुआ एंड टाइम, 200 स्टेप के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से शेक हो रहा है। आप इस कंट्रोल को चेंज करके अपनी मर्जी से रेंज दे सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं एनिमेशन की। सो इसका मतलब है कि जब डायनामिक लोडिंग लगेगी तो रिस्पांस एक नंबर नहीं होगा, पूरे 2.5 सेकेंड या जितने सेकेंड की हिस्ट्री थी अप्लाइड लोडिंग की, हर रिस्पांस के उतने नंबर्स होंगे और वो आप पूरी हिस्ट्री एनिमेट करवा सकेंगे। यानी जैसे जैसे लोड लग रहा है वैसे वैसे स्ट्रक्चर यूँ बिहेव कर रहा है। अर्थक्वेक के केस में भी ऐसा ही होगा। सो ये तो डिफ्लेक्टेड शेप्स थी, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट भी डिफ्लेक्टेड शेप देख सकते हैं, यानी यहीं पे ही जाके कॉम्बो में जाके जो 1.2 डेड 1.6 लाइव था इसके अबाउट भी डिफ्लेक्टेड शेप देख सकते हैं, ठीक है। सो अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अभी ये डिस्प्लेसमेंट आ गई है 1.2 डेड और 1.6 लाइव की। कंटूर ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से कंटूर भी ड्रॉ हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा अगली जो यूज़फुल चीज़ है रिजल्ट्स में, डिफॉर्म शेप के अलावा आगे फोर्सेस। फोर्सेस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सपोर्ट के रिएक्शंस, फिर एसएफडी बीएमडी फ्रेम एलिमेंट्स की यानी बीम्स कॉलम्स की, और तीसरी चीज़ है कि शेल एलिमेंट्स यानी जो आपने स्लैब्स लगाई हैं इनके अंदर की इंटरनल फोर्सेस। तो पहले लेट से रिएक्शंस पे जाते हैं। सो अब यहाँ पे भी आपको पहले केस सेलेक्ट करना पड़ेगा या कॉम्बो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो केस में सेलेक्ट करता हूँ लेट से ग्रेविटी, और अब आपने बताना है कि कौन से रिएक्शंस आपको चाहिए, तो मैं सारे 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि 6 रिएक्शन मैक्सिमम बेस पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। सो मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखें एरोज़ की शक्ल में 6 के 6 रिएक्शंस शो हो रहे हैं। 3 ट्रांसलेशंस हैं, 3 रोटेशंस हैं। अभी आई थिंक यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट असाइन हुई हुई थी तो लिहाजा 3 प्रोड्यूस हुए हैं जो तीनों ट्रांसलेशंस हैं, वरना 3 अगर ये फिक्स सपोर्ट होती तो तीनों मोमेंट्स भी यहाँ शो हो रहे होते। एक तरीका है टैबुलेटेड वैल्यूज़ शो करें, ठीक है, कि यूँ वैल्यूज़ के साथ आ जाएं, और दूसरा है कि एरोज़ आ जाएं। तो देखें तीनों फोर्स रिएक्शन आ रहे हैं इस बेस के ऊपर, लेकिन मोमेंट रिएक्शन नहीं आ रहे बिकॉज आई थिंक इसको पिन सपोर्ट असाइन हुआ था, ठीक है। बिकॉज मैंने तो ये डिफ़ॉल्ट मॉडल उठाया ना, तो उसमें पहले से ही पिन सपोर्ट असाइन हुई होगी सारी एलिमेंट्स को बेस पे। सो एक तो ये रिएक्शंस हैं। फिर अब लेट से बीम्स और कॉलम्स की एसएफडी बीएमडी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोबारा से डिस्प्ले में जाएंगे, फोर्स स्ट्रेस डायग्राम्स में जाएंगे और फिर फ्रेम फोर्सेस में चले जाएंगे। फ्रेम फोर्सेस में अगेन आपने पहले लोड केस सेलेक्ट करना है या कॉम्बो सेलेक्ट करना है, और फिर कौन सा मोमेंट या एक्सियल फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक 3 डायमेंशनल फ्रेम एलिमेंट की हर नोड पे, तो उसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंगली आप 6 एक्शंस कम अज़ कम प्लॉट कर सकते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं। सो M33 का मतलब है कि प्राइमरी बेंडिंग मोमेंट जो वर्टिकल लोड्स की वजह से आता है बीम्स में, ठीक है, और shear 2 का मतलब है जो प्राइमरी shear फोर्स आती है वर्टिकल लोड की वजह से बीम्स में। तो अगर आपसे कहा जाए बीम्स की या कॉलम्स की एसएफडी बनाएं तो shear 2 सेलेक्ट करेंगे, और अगर बीएमडी कहा जाए तो M33 मोमेंट 33 करेंगे।
कॉलम के केस में दोनों डायरेक्शंस के मोमेंट और शेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उस केस में शेयर 3 और मोमेंट 2 भी प्लॉट किया जा सकता है कॉलम्स के केस में। लेकिन बीम्स के केस में सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड शेयर 2 या M33 सेलेक्ट करेंगे। टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम भी बनाई जा सकती है और एक्सियल फोर्स डायग्राम भी बनाई जा सकती है बीम्स और कॉलम्स की। अभी लेट से मोमेंट M33 सेलेक्ट करते हैं, डेड लोड केस है, इसको चलें ग्रेविटी कर देते हैं और बस अप्लाई कर देंगे। तो ये आप देखें सारे कॉलम्स में इसमें बीम्स नहीं थी, ये आप देख सकते हैं कि फ्लैट स्लैब सिस्टम है, इसमें बीम्स नहीं है, तो कॉलम्स ही थे, तो कॉलम्स की ये मोमेंट डायग्राम आ गई है अब इस ग्रेविटी लोड के अगेंस्ट। और अगर आप इसको शेयर 2 करते हैं तो ये देखें ये SFD है, अगर एक्सियल फोर्स करते हैं तो ये एक्सियल फोर्स डायग्राम है। आप देख सकते हैं इनके ट्रेंड भी टिपिकल हैं, जैसे एक्सपेक्टेड हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एक्सियल फोर्सेस बढ़ रही हैं। आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। टॉर्शन अगर देखना चाहें कॉलम्स में कोई आ रही है या नहीं, तो वो भी आपका बहुत ही कम नेग्लिजिबल नंबर है, ठीक है। ज़ाहिर है इस फिगर पे नहीं जाना, इसके नंबर भी देखने हैं कि नंबर क्या है। अगर आपने डिटेल्ड किसी एक कॉलम की सूरत हाल देखनी है तो उस कॉलम पे क्लिक कर दें। लेट से मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें उस कॉलम की SFD BMD और इंटरनल जो एंड के ऊपर एक्शंस हैं वो अलोंग द लेंथ शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो आप हर लोड केस के लिए ये नंबर देख सकते हैं। अच्छा, जो अब लेट से इसी कॉलम के लिए मैंने साइन पैटर्न का जो केस था उसकी SFD BMD देखनी है, बल्कि मुझे कोई कॉलम ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो उस अप्लाइड लोडिंग के करीब करीब वाक़या हो। सो मैं लेट से ना ये वाला कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और इसमें फिर मैं साइन लोडिंग जो डायनामिक लोडिंग थी वो सिलेक्ट करता हूँ। और आप देखें इसमें जब सेलेक्ट की तो अभी सब कुछ ज़ीरो है, बिकॉज आपने जब डायनामिक लोड सेलेक्ट करना है तो साथ आगे टाइम भी या मैक्सिमम मिनिमम जो कुछ भी है वो भी सेलेक्ट करना है। तो ज़ीरो टाइम के ऊपर कोई एक्सियल फोर्स, कोई SFD नहीं थी, कोई BMD नहीं थी। अब मैं ज़रा इसको आगे करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं ये देखें केस ये बढ़ा रहा हूँ टाइम की सेकंड को, वैसे वैसे SFD BMD वेरी कर रही है। इसका मतलब है ये SFD BMD देखें आप, अभी ये चेंज हो रही है, हर टाइम इंस्टेंट पे ये डिफरेंट होगी क्योंकि अब लोडिंग डायनामिक है, ठीक है। तो पूरी 2.5 सेकेंड जो लोडिंग की ड्यूरेशन थी उसमें ये फ्लक्चुएटिंग SFD BMD आएगी, सारे रिस्पॉन्सेज फ्लक्चुएटिंग आएंगे। तो आप मैक्सिमम अगर देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम को क्लिक करें तो मैक्सिमम SFD BMD जो पूरे 2.5 सेकेंड में अचीव होगी वो आ जाएगी, ठीक है। सो ये है एलिमेंट लेवल की बीम और कॉलम की SFD और BMD। इसके बाद आप जाएंगे इसी तरह फोर्स में जाएं और अब शेल स्ट्रेसेस में चले जाएं। तो अब स्लैब्स हैं या अगर कोई शीयर वॉल थी आपके मॉडल के अंदर वो भी इसमें इसके स्ट्रेसेस आप शो कर सकते हैं। बेसिकली आप उन के 3 किस्म की चीज़ें शो कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस, शेल स्ट्रेसेस और शेल स्ट्रेन्स। सो मैं बस इसमें लेट से शेल स्ट्रेसेस का सिर्फ बताऊंगा। S11 और S22 जो हैं वो इंटरनल इन प्लेन स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं लेट से स्ट्रेन्स बताऊं तो वो भी इंटरनल इन प्लेन स्ट्रेन्स हैं, फिर ये शेयर स्ट्रेन है। इसी तरह S12 जो था वो शेयर स्ट्रेस था। रिजल्टेंट फोर्सेस की बात करें तो F11 F22 जो है वो इन प्लेन फोर्सेस हैं, ठीक है। F12 जो है वो इन प्लेन शेयर है, या और भी ये सारी जो भी चीज़ें हैं इसमें। M11 M22 जो हैं ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग मोमेंट्स हैं, ठीक है, जो प्लेट बेंडिंग मोमेंट्स कहलाते हैं। सो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि एनालिसिस रेफरेंस मैनुअल जो है ETABS का वो डिटेल से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। ये आप अगर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू इसमें क्या है, कौन सा कंपोनेंट जो है फोर्सेस का या स्ट्रेसेस का वो असल में कौन सा क्या है वो। सो लेट्स से मैं इन प्लेन स्ट्रेसेस अगर प्लॉट करता हूँ स्लैब्स की ड्यू टू ग्रेविटी लोड तो वो ये होंगी। अगर साइनोसाइडल लोडिंग देखें और उसमें भी मैक्सिमम को क्लिक कर लें तो वो इन प्लेन स्ट्रेसेस इस तरह की होंगी।
थोड़ा सा ये टाइम लेगा मैक्सिमम को फैच करने में, ठीक है। अगर shear स्ट्रेसेस देखते हैं और वो भी लेट से मैक्सिमम देखते हैं किसी लोडिंग के अगेंस्ट, तो वो भी कलर कंटूर आ जाएंगे। जब भी कलर कंटूर आएगा नीचे लेजेंड होगा, उसकी वैल्यूज़ फिर आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इंडिविजुअल वैल्यू देखनी है तो कहीं पे भी राइट क्लिक कर लें, राइट क्लिक करेंगे किसी एक पैनल के ऊपर तो आपके पास ये उसका कलर आ जाएगा और फिर उसकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, ठीक है। ये जब आप उसको लेके जाएंगे किसी उसके पॉइंट के ऊपर। सो ये शेल स्ट्रेसेस हैं, इनको फर्दर एक्सप्लोर कीजिए, हर तरह का रिस्पांस इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो तीनों जो ऑप्शंस थी सपोर्ट रिएक्शंस की, SFD, BMD, शेल स्ट्रेसेस, वो इसमें आपने देख ली। इसके अलावा लेट से मैं आपको स्टोरी रिस्पांस प्लॉट्स भी लेट से दिखाता हूँ, और ये जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये नया एक व्यू ओपन हो जाएगा जिसको बाद में आप कैंसिल कर सकते हैं यूज़ करके। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको रिस्पांस क्वांटिटी शो बतानी होगी कि क्या वैल्यू अलोंग द हाइट प्लॉट हो जाए, यानी ये स्टोरी रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। हर स्टोरी की है shear फोर्स, यानी किसी एक एलिमेंट की नहीं है बल्कि स्टोरी लेवल के ग्लोबल रिस्पॉन्सेज हैं ये। तो लेट से मैं स्टोरी shear प्लॉट करना चाहता हूँ, हर फ्लोर की क्या shear फोर्स है अगेंस्ट दी हॉरिजॉन्टल साइनोसाइडल लोड जो मैंने अप्लाई किया था। तो पहले तो मैं साइन पैटर्न का जो केस बनाया था वो सिलेक्ट करूँगा और फिर इसमें टाइम की बजाय मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये अब डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये अब हर स्टोरी की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। एक लाइन जो है जो रेड कलर की है वो y की है, ब्लू की जो है वो x की है। तो इसका मतलब है बिल्डिंग की मैक्सिमम जो डेफॉर्मेशन होगी x में और y में हर फ्लोर की, वो ये होगी अगेंस्ट दिस साइनोसाइडल लोडिंग जो मैंने अप्लाई की है। क्योंकि एक कोने पे की है लिहाजा बिल्डिंग एक तरह से ट्विस्ट हो रही है, तो x और y की डेफॉर्मेशंस डिफरेंट हैं। अगर आप लेट से स्टोरी shear देखना चाहते हैं तो इस लिस्ट में से कोई भी रिस्पांस स्टोरी shear लेट से सिलेक्ट कर लें, तो ये अब हर फ्लोर की स्टोरी shear है, ठीक है। इसको मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं ये। अगर स्टोरी मोमेंट देखना चाहते हैं, ओवरटर्निंग मोमेंट सेलेक्ट कर लें तो ये मोमेंट है मैक्सिमम इस साइनोसाइडल लोडिंग के जो है जो उसने प्रोड्यूस किया है। सो इसी तरह बाकी रिस्पॉन्सेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं। फिर एक चीज़ ये है कि इसमें कंबाइंड स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट्स, ठीक है। यानी अगर मैं लेट से देखना चाहता हूँ कि स्टोरी shear, स्टोरी मोमेंट या बाकी चीज़ें कैसे वेरी कर रही हैं अलोंग विद द टाइम, जैसे जैसे अप्लाइड लोडिंग, अगर डायनामिक लोडिंग है वो वेरी करेगी, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। लेकिन अभी ये मेरे पास आई थिंक इस स्क्रीन के ऊपर लेट से अगर विजिबल है या इसको ड्रैग किया जा सकता हो, ये अभी मेरे पास दूसरी स्क्रीन में ओपन हो रहा है, बट ये एक नया व्यू ओपन हो जाएगा जो आपको अगर डायनामिक लोडिंग है तो उसके मुताबिक एनिमेट करके दिखाएगा कि स्टोरी shear, स्टोरी मोमेंट और बाकी स्टोरी डिस्प्लेसमेंट, इंटर स्टोरी ड्रिफ्ट रेशो, ये चीज़ें टाइम के हिसाब से कैसे फ्लक्चुएट कर रही हैं अगर जब जैसे जैसे डायनामिक लोडिंग लगती जा रही है। तो ये अभी विजिबल नहीं है यहाँ पे, इसको मैं चलें कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद एक लास्ट चीज़, या चलें पहले प्लॉट फंक्शंस देख लेते हैं और फिर आखिर में ये शो टेबल्स की ऑप्शन देख लेंगे, यहीं पे फिर सेशन को एंड करेंगे। प्लॉट फंक्शंस में जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आप कोई भी क्वांटिटी जो टाइम के हिसाब से या किसी भी और एक्स एक्सिस के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रही है उसको प्लॉट कर सकते हैं। और मोस्टली ये होता है कि अगर डायनामिक लोडिंग लग रही है तो जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी पूरी टाइम हिस्ट्री अगर आपने देखनी हो। अभी डिफ़ॉल्ट में देखें खुद से ही है कि ये पहले से एक प्लॉट हमारे सामने आ गया जो कि इस स्ट्रक्चर की बेस shear को शो कर रहा है वाई एक्सिस पे, जो कि यहाँ पे ये सेलेक्ट हुई हुई है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। और ये जो लोड केस है जिसके अगेंस्ट बेस shear प्लॉट हुई हुई है वो लोड केस है साइनोसाइडल पैटर्न केस। इसका मतलब है कि पूरा जो डायनामिक लोड था जितने भी सेकंड का था, 2.5 सेकंड का था, उसके दौरान जो बेस shear की फ्लक्चुएशन है वो प्लॉट हुई हुई है अभी, ठीक है। यानी बेस के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन था अगेंस्ट दी साइनोसाइडल फोर्स, वो रिएक्शन प्लॉट हुआ है और वो फ्लक्चुएट कर रहा है फॉर होल 2.5 सेकेंड्स।
आप कोई और क्वांटिटी रख सकते हैं, मसलन मैं किसी नोड की डिस्प्लेसमेंट देख सकता हूँ फॉर दैट 2.5 सेकेंड अगेंस्ट साइनोसाइडल लोड पैटर्न केस। सो मैं लेट से इस पे y क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ, वर्टिकल फंक्शन पे, हॉरिजॉन्टल को मैं टाइम ही रहने देता हूँ, इस बेस fx को निकाल देता हूँ और एक नया फंक्शन ऐड करता हूँ। पहले इसको निकालने से पहले मुझे एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड न्यू फंक्शन में चले जाएंगे और अब मैं इसका नाम, अब मैं कोई और नई क्वांटिटी इसमें ऐड करता हूँ। लेट से मैं जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऐड करता हूँ, उस फंक्शन का नाम मैं कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉइंट, जो भी मैं नाम देना चाहता हूँ। ये जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है, स्टोरी नंबर 4 यानी रूफ की है और जॉइंट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। उस रूफ के ऊपर ये सारे जॉइंट्स हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई एक जॉइंट दे दें, लेट से जॉइंट नंबर 10। अब ये आपको देखना पड़ेगा पहले कि जॉइंट नंबर, जो हर जॉइंट का क्या नंबर है, वो भी देखने का मैं अभी तरीका बताता हूँ आपको। और इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो ux है, ux का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, 6 की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में डिस्प्लेसमेंट देखी जा सकती है, बट अभी हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं जॉइंट नंबर 10 की स्टोरी 4 पे, और ये टाइम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट करते हैं। तो इसको मैं ओके करता हूँ और अब मैं जो y एक्सिस पे फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रख देता हूँ और ये जो बेस शीयर है इसको निकाल देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो अब ये 2.5 सेकेंड्स में ये पर्टिकुलर जॉइंट जो मेरा था ये इस तरह फ्लक्चुएट हुआ है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरह फ्लक्चुएट हुई है। तो यूँ आप इसके साथ ज़रा थोड़ा टाइम देखें, इसको टाइम दें इसको, तो आप ये सीख जाएंगे कि कोई भी क्वांटिटी कैसे प्लॉट की जा सकती है सॉफ्टवेयर के बिल्ट इन ऑप्शन अगर इस्तेमाल करना हो। और एक दफ़ा आपने प्लॉट ले लिया तो फिर आप यहाँ से इसकी वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। शो टेबल में जाएं, फॉर्मेटेड को क्लिक कर लें तो आपके पास ये टाइम और क्वांटिटी की ग्राफ आ जाएगा, पूरे 2.5 सेकेंड के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें, एक्सेल में ले जाएं, अपनी खुद से प्लॉट कर लें। कोई भी क्वांटिटी खुद से प्लॉट हो सकती है। इवन ये जो स्टोरी रिस्पॉन्सेज यहाँ से हमने देखी थी, ये भी बाद में यहाँ पे टेबल की ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी हर स्टोरी का नंबर आपको मिल जाएगा, आप खुद से प्लॉट कर सकते हैं एक्सेल में ले जाके। सो यूँ ये इसको भी एक्सप्लोर करें, प्लॉट फंक्शंस की ऑप्शन एनालिसिस रन होने के बाद। जाहिर है कि ये स्टैटिक एनालिसिस में ये किसी काम की नहीं है ऑप्शन। डायनामिक एनालिसिस जब होगा तभी कोई चीज़ वेरी करेगी और आप उसका ग्राफ बना सकेंगे। लास्ट ऑप्शन देखें, फिर ये सेशन एंड करते हैं, और वो है शो टेबल्स। जो भी रिस्पॉन्सेज अभी आप विजुअली देखते रहे हैं वो सारे के सारा डेटाबेस टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो टेबल्स में अवेलेबल है। सो अगर आप ये कुछ भी ना देखते, डायरेक्टली शो टेबल से वैल्यूज़ लेके खुद भी प्लॉट आप कर सकते हैं अगर चाहें तो वो कैसे? शो टेबल्स में जाएंगे और उसमें फिर देखें जो मॉडल के अंदर इनपुट्स वगैरह हैं उसको तो छोड़ दें। एनालिसिस के अंदर अब चीज़ें आ गई हैं जो रन होने के बाद आई हैं। डिज़ाइन अभी खाली है बिकॉज डिज़ाइन रन नहीं हुआ, तो लिहाजा इसमें आप जाएं और फिर देखें रिजल्ट्स वाले ऑप्शन में जाएं। फिर आप देखें किस टाइप का रिज़ल्ट आपने कॉपी करना है। अगर स्टोरी रिस्पॉन्सेज करनी है तो स्ट्रक्चर रिजल्ट्स में चले जाएं, SFD BMD करनी है फ्रेम रिजल्ट्स में चले जाएं, शेल स्ट्रेसेस देखने हैं शेल रिजल्ट्स में चले जाएं, रिएक्शंस के लिए रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट किसी जॉइंट की देखनी है उसमें चले जाएं। लेट से मैं किसी ख़ास कॉलम की SFD देखना चाहता हूँ, सो मैं फ्रेम रिजल्ट्स में जाऊँगा और कॉलम फोर्सेस में चला जाऊँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो ये एक नीचे एक टेबल आ गया जिसको मैं ड्रैग करके शिफ्ट कर सकता हूँ ऊपर, और इस टेबल में सारे के सारे जो कॉलम्स इस बिल्डिंग में हैं और जो केसेस रन हुए उन सब के अगेंस्ट जो कॉलम की फोर्सेस हैं 6 की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 shear 2 मोमेंट, 1 टॉर्शन और 1 एक्सियल फोर्स, ये 6 की 6 जो एक्शंस हैं इंटरनल, ये आपको टेबुलर फॉर्म में शो हो जाएंगे। आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से मैं कहता हूँ कि स्टोरी नंबर 4 सेलेक्ट किया तो ये सारी स्टोरी 4 का कॉलम बन गया सिर्फ, उसके ऊपर कॉलम नंबर लेट से सिर्फ C10 मैं देखना चाहता हूँ, और फिर उस C10 के भी अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि साइन पैटर्न के अगेंस्ट या लेट से ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि एक्सियल फोर्सेस क्या हैं या बाकी फोर्सेस क्या हैं। तो आप देखें मैंने नैरो डाउन कर दिया, टेबल सिंप्लीफाई होता गया। स्टोरी 4 पे एक कॉलम C10 था
जिसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं रिस्पॉन्सेज देखना चाहता हूँ, और उसमें भी फिर उसने मुझे 3 स्टेशंस के ऊपर रिस्पॉन्सेज बताए हैं। ये कॉलम 12 फीट हाइट का था, तो 0 फीट के ऊपर यानी कॉलम के एक एंड पे, दूसरे एंड पे 12 फीट पर, और कॉलम के मिड में ये 6 क्वांटिटीज, एक्सियल फोर्स, दोनों डायरेक्शंस के शियर, दोनों डायरेक्शंस के मोमेंट और टॉर्शन, ये 6 क्वांटिटीज मुझे इन 3 लोकेशंस पे इस एक कॉलम C10 के लिए मुझे ये शो कर रहा है। तो मैं यूँ फिल्टर आउट करके हर एक पर राइट क्लिक कर करके फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ, और फिर मैं अपना मतलूबा जो टेबल की फॉर्म है वो यहाँ पेस्ट कॉपी कर सकता हूँ। इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, या एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक कर दें, ये टेबल एक्सेल में चला जाएगा। खुद से अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने चीज़ें प्लॉट करनी है कर सकते हैं। अब लास्ट पे सिर्फ एक चीज़ देख लें कि ये जो कॉलम का लेबल वगैरह है या जॉइंट का लेबल जैसे आपको देना पड़ता है रिस्पॉन्सेज को निकालने के लिए, वो कैसे देखेंगे। उसके लिए मैं इसको कट करता हूँ और इसको अनडिफॉर्म्ड शेप पर ले जाता हूँ। ये जो बटन है शो अनडिफॉर्म्ड शेप, यहाँ से या यहाँ से जो पहली ऑप्शन है ये करेंगे तो अनडिफॉर्म्ड शेप आ जाएगा। बाकी ये जो व्यूज़ हैं इनको कैंसिल कर दें। अब आप लेट से फ्लोर के ऊपर जॉइंट नंबर देखना चाहते हैं किसी एक जॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए, तो मैं प्लान व्यू में जाता हूँ, स्टोरी 4 पे क्लिक करता हूँ, और अब ये जो ऑप्शन है जिसपे ये जो टिक लगा हुआ है सेट डिस्प्ले ऑप्शंस, ये यूज़फुल ऑप्शन है। इसमें हर चीज़ आप चेक या अनचेक करके सॉर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट असाइनमेंट्स में मैं जाके जॉइंट असाइनमेंट्स में मैं लेबल्स को चेक कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो जितने भी जॉइंट्स हैं उनका जो लेबल नंबर है वो मुझे मिल जाएगा स्टोरी 4 पे। ठीक है, ये आप जूम करें तो आपको ये लेबल पता चल जाएगा। सिंप्लीफाइड व्यू के लिए अगर आप जाएं तो जनरल में जाके फ्लोर्स को अनचेक कर दें, फ्लोर बीच में से गायब हो जाएंगे, ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, आप फ्लोर्स को दोबारा ले आते हैं। जॉइंट्स का नंबर देखना, हर चीज़ के दो हैं, एक लेबल है और एक यूनिक नेम है। यूनिक नेम जो होगा वो किसी भी जॉइंट का या किसी भी शेल एलिमेंट का, फ्रेम एलिमेंट का पूरे स्ट्रक्चर में एक ख़ास नंबर होगा, लेकिन जो लेबल होगा वो हर स्टोरी के लिए ही है सिर्फ। मिसाल के तौर पे अब ये जो एक है जॉइंट नंबर 58, ये वाला जॉइंट, ये ऐसा नहीं है कि पूरे स्ट्रक्चर में 58 जो जॉइंट है वो यही है सिर्फ, हर इस फ्लोर में ये 58 है। ठीक है, सो आपको 58 कोई और भी मिल जाएगा जब आप निचले फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो मुमकिन है कि फ्लोर 3 पे जाएंगे तो वो वहाँ पर वो 58 ही है अभी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो लेबल होता है ये हर फ्लोर के हिसाब से होता है, लेकिन जो यूनिक नेम होता है ये पूरे स्ट्रक्चर का में उस एलिमेंट का, जॉइंट का एक यूनिक नेम होता है जो और किसी का नहीं होता। सो अगर मैं इसी जॉइंट का यूनिक नेम देखना चाहूँ तो उसको चेक करके अप्लाई करें, तो वो अब इसका 134 है, पूरे स्ट्रक्चर में ये जॉइंट नंबर 134 है। ठीक है, अगर मैं एक लेवल नीचे चला जाऊँ तो आप देखें उसी जॉइंट का 134 नहीं है, 194 है। ठीक है, सो यूनिक नेम जो है वो डिफरेंट है, लेबल डिफरेंट है। ये बात जॉइंट के लिए भी है, शेल के लिए भी है, फ्रेम के लिए भी है। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी चेक अनचेक करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो आपने ये देखना है कि आप जब कॉलम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बीम को या जॉइंट को, तो आप उसका लेबल देख रहे हैं या यूनिक नेम देख रहे हैं। इसी तरह लेट से मैंने फ्रेम एलिमेंट्स का देखना है। ठीक है, लेट से मैं 3D व्यू करता हूँ और मैं चाहता हूँ हर कॉलम का मुझे लेबल पता चल जाए या यूनिक नेम लेट से पता चल जाए। तो मैं 3D व्यू में जाके यूनिक नेम पे क्लिक करूँगा और अब ये मेरे हर कॉलम के साथ एक नंबर लिखा आ गया जो इसका यूनिक नेम है। अगर मैं लेबल को चेक करता हूँ, ठीक है, तो फिर देखें अब ये एक पूरे जो कॉलम की लाइन है उसका एक ही लेबल है, C4। ठीक है, तो इसका मतलब है C4 जब सेलेक्ट करेंगे तो ये C4 हर स्टोरी पर एक C4 मौजूद है। ठीक है, तो ये आपने बस ज़हन में रखना है जब आपने वहाँ पर लेबल या जॉइंट रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए इस्तेमाल करना है। इसी तरह स्लैब्स का अगर मैं देखना चाहता हूँ, हर एक का लेबल देखना चाहता हूँ, तो स्लैब पे क्लिक करें तो ये F10, F6, F2 इस तरह ये सारे आ जाएंगे। सो आई थिंक इस डिमॉन्स्ट्रेशन को अभी यहीं पे एंड करते हैं। अब आप एक सिंपल सा
डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं किसी लोडिंग के अगेंस्ट, और जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, नेसेसरी रिजल्ट्स हैं, वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक अगर हमें टाइम मिला तो इसी डिमॉन्स्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे और साइज्मिक एनालिसिस यानी अर्थक्वेक के अगेंस्ट स्टैटिक एनालिसिस या डायनामिक एनालिसिस उसको डिस्कस करेंगे।